Hello friends, how are you? And today I'm going to discuss about the UPSC मेंस प्रिपरेशन। आज मैं आप लोगों से यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन के बारे में एक ज़बरदस्त बातचीत करने जा रहा हूं। और आप जानते हैं कि यूपीएससी मेंस की तैयारी यूपीएससी के रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 1750 नंबर, यही वो स्टेज होती है जो आपके करियर को सेट करती है। प्रीलिम्स के मार्क्स जोड़े नहीं जाते, वो केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इंटरव्यू हमारी कमांड में नहीं होता, वो दिन बोर्ड बहुत सी फैक्टर्स पे निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में है, तो वो है मेंस की तैयारी। अगर हम मेंस की तैयारी को सही तरीके से कर लें, सही एटीट्यूड के साथ कर लें, सही अप्रोच के साथ कर लें, स्ट्रैटेजी के साथ कर लें, तो हमारे लिए मेंस की तैयारी बहुत आसान हो जाती है। तो आज मैं आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और सिविल सेवक बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। चलिए सीधे बात करते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन है क्या। मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ यहां बताना शुरू करूंगा। मैंने यहां पर नंबर दिया है, यहां टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एक किसी भी भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज का पेपर हो सकता है, हिंदी या जो भी भारतीय अनुसूची की भाषा है, तो आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। उस भाषा के ग्रामर पर आपकी कमांड करनी होती है। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि मैं हिंदी माध्यम से हूं या रीजनल लैंग्वेज से हूं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़नी, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर उन्हें देना पड़ता है और उसमें ग्रामर, प्रेसिज राइटिंग और तमाम तरह की चीजें पूछी जाती हैं। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. और अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आगे आपकी कॉपियां चेक नहीं होती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहां पर कुल 7 पेपर और होते हैं, जो मेरिट बेस्ड, यानी जिसमें आपको जो मिलने वाले मार्क्स हैं वही आगे चलकर फाइनल रिजल्ट में ऐड ऑन होते हैं, जोड़े जाते हैं। अब मैंने कुछ हायरार्की रखी है, जहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है एसए पेपर। अब ये 250 नंबर, यानी एक पेपर के बराबर हो चुका है। 250 नंबर का टोटल ये सेगमेंट है। और एसए पेपर बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल, आपकी थॉट स्किल, इन सभी चीजों के बारे में वो बात करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, दूसरी कैटेगरी है जीएस के 4 पेपर। यानी कि अगर मैं बात करूं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और 4, जिसमें फोर्थ पेपर को ही हम लोग एथिक्स कहते हैं। एथिक्स का पेपर होता है। एथिक्स को मैंने यहां पर अलग इसलिए रखा है क्योंकि एथिक्स एक अलग तरीके का डायमेंशन होता है। ये जीएस से थोड़ा अलग हटके आपके जीवन की सोच, निर्णय लेने की क्षमता, जो आपका डिसीजन मेकिंग होती है, उस पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ऑप्शनल पेपर। यानी यहां पर एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आप ऑप्शनल चुनते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो बेसिक पिरामिड आप देख रहे हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ी सी भी दिमाग लगाकर, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझकर, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन चीजों के बारे में बात करते अगर आप दिखाई पड़ते हैं, तो आप बड़े आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। ये देखा गया है कि टॉपर्स एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो ये हमारे 4 जो है वो बेसिक पैरामीटर हैं। अब इसको आगे समझते हैं कि अगर हमें एसए पेपर की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बार-बार कहता हूं, अगर आपको रैंक लेकर आनी है तो एसए आपको अच्छा लिखना चाहिए। 135 के आसपास अगर आप मार्क्स लेकर जा पाते हैं, तो एसए में आपके मार्क्स आपकी रैंक को डिफाइन करते हैं। तो एसए की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका अदा करता है। 2 एसए लिखने होते हैं, 2 पार्ट्स में। और 2 एसए की जो वैल्यू होती है वो 250 मार्क्स के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब अंडरस्टैंडिंग टॉपिक हम बात करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे हाथ लगाएं जिस पर आपका एक रिलेवेंस है, जो आपकी पकड़ में है, जिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।
1250 वर्ड लिखना किसी टॉपिक पर ये मामूली बात नहीं होती है, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब धारा प्रवाह किसी सब्जेक्ट पर स्ट्रक्चर आप थिंकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग किसी भी चीज पर लिखने का सिर्फ नाम नहीं है, लेख लिखना नहीं है, ये किसी भी टॉपिक पर अपनी कमांड करने की बात होती है। दूसरा, एस्से में स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो आपकी बातों का प्रवाह है, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी किस बात को किस क्रम में कहा जाना है, ये एस्से के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एस्से लिखते समय हमें बहुत लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इतने ढेर सारे विचारों को, इतने शब्दों को एक साथ रखना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको एसए में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और एसए में आपका टारगेट होना चाहिए 135 प्लस मार्क्स। अगर आप इसको टच कर जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर रैंक, ये आपकी रैंक पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आइए बात करते हैं कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स पे अपनी कमांड रखनी चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर की बात करें तो कुछ कोर टॉपिक होते हैं जहां से बाकी टॉपिक ड्राइव होते हैं। इनको हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी कि इनको पेरेंट सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कला और इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट। यानी इतिहास और कला संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। दूसरा, भूगोल, जो अपने आप में इन्वायरमेंट के टॉपिक को इन्वॉल्व करता है, और पेपर 1 और पेपर 3 के भी काफी हिस्से, जो एग्रीकल्चर का हिस्सा उसको काफी हद तक ये ड्राइव करता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पेपर 2 में है, और इसके साथ ही ये सोशल जस्टिस को गवर्न करता है, तो इसका कोर टॉपिक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इनको पेरेंट सब्जेक्ट कहा जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट इन्हीं से ड्राइव होकर आते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट हमारे यहीं से ड्राइव होकर आते हैं। इंडियन सोसाइटी। तो इन सब्जेक्ट्स पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान दे पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहां पर आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो समझते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये कहता हूं कि जिसने ऑप्शनल में 300 मार्क्स गेन कर लिया, यानी ऑप्शनल में अगर आपके 300 प्लस के आसपास मार्क्स आ गए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर बहुत स्टैटिक होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप सिलेबस के फ्रेम में रह के पढ़ाई कर लेते हैं, सिलेबस टू सिलेबस जंप कर लेते हैं, तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर हम इसमें बात करें तो आप ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है। गलत ऑप्शनल आपके करियर को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो कैसे चूज किया जाए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबसे पहले बात करें तो पहली चीज होती है इंटरेस्ट एंड पैशन। जो सिलेबस होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है या ऑनर्स लेवल का होता है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट में बहुत विविधता की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप देर तक फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल अच्छा खासा समय लेता है और इसकी आंसर राइटिंग में स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है स्ट्रेंथ अलाइनमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको अपने एकेडमिक्स को इसके साथ अलाइन करना पड़ता है। जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, जो पहले की ज्ञान है, उसको इसके साथ जोड़ना पड़ता है, ताकि इसकी वास्टनेस, जो इसका एक वृहद है क्षेत्र है, उसको हम लोग कायदे से जो है वो कवर अप कर सकें। अगला, हमें ऑप्शनल वो चुनना चाहिए जो हमारे स्कोरिंग पोटेंशियल के साथ हो, यानी जिसमें हमें मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा हो। जैसे अगर हम कुछ समय से ध्यान दें तो हमने देखा होगा ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये ऐसे ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऐसे ऑप्शनल है जो बहुत स्कोरिंग होते चले जा रहे हैं, जो लगातार अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। हिंदी साहित्य, ये अच्छे मार्क्स हमें दे रहे हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। अगली अगर हम बात करें रिसोर्स अवेलेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, पहले ये देखिए कि क्या इसका रिसोर्स अवेलेबल है। रिसोर्स में चाहे बुक्स हो, चाहे टीचर हो, गाइडेंस हो, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था को हिंदी में लेना चाहता हूं, मैंने उस स्टूडेंट को भेजा कि आप मार्केट में जाइए और हिंदी में इकोनॉमी की बुक्स ढूंढ कर दिखाइए। उसको उसकी रेफरेंस की सारी किताबें नहीं मिल पाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स आपका आपकी लैंग्वेज में होना ही चाहिए। अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आप बहुत देर तक फोकस होकर और अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते हुए पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा टीचर भी चाहिए होगा जो
आज जिसकी बातचीत, जिसकी भाषा आपको बहुत अच्छी लगती हो। सो लेट्स स्टार्ट, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जो हमारा चौथा पिलर है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को कैसे फोकस करें, कैसे हम तैयार करें। तो एथिक्स के पेपर के 3 पार्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन एथिकल थ्योरीज, कि आखिर एथिकल थ्योरीज क्या होती हैं, नीतियां क्या है, नैतिकता किसे कहते हैं, सत्यनिष्ठा का क्या तात्पर्य है, सत्य क्या है। तो जो जिससे एक समाज नीतिगत रूप में चलता है, एथिकली एक जो सोसाइटी गवर्न होती है, तो वो बेसिक फिलॉसफीज क्या है। इसके लिए आप लेक्सिकॉन की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, या और भी तमाम नई जो बुक्स हैं उनके बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं होगा। एथिक्स के पेपर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केस स्टडीज। सो केस स्टडीज यानी कि आप एक अधिकारी के रूप में, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक अधिकारी के रूप में आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और वो फोकस इस रूप में आता है कि आप सिचुएशन में रह के निर्णय कैसे लेते हैं। और अगला है रियल वर्ल्ड इश्यूज, यानी आपके सामने वास्तविक, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उस एग्जाम देने के दौरान आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति एक बेहोश हो जाता है और अनकॉन्शियस, आप क्या स्टेप्स लेंगे। या आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सामने कोई दुर्घटना हो रही है, आप क्या जो है वो स्टेप्स लेंगे। तो ये स्टेप्स काउंट होते हैं, ये स्टेप देखे जाते हैं, इन स्टेप का एक महत्व तो होता है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन है, तो आप अगर देखेंगे तो आपके आसपास से एथिक्स को आपको सीखने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट अगर मूवमेंट करें दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें यूपीएससी मेंस क्रैक करना है तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, यानी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। इस जर्नी को हम लोग समझते हैं और करते हैं कि सबसे पहले तो सिलेबस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस मैं आपका गाइड ओजांग लेकर आ चुका हूं, आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे। ओजांग के ऐप पर भी ये सिलेबस एनालिसिस है, क्योंकि सिलेबस की गूढ़ भाषा को समझना, लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो वी हैव एबिलिटी टू एनालाइज द सिलेबस। सिलेबस का एनालिसिस होता है, एक एक बात की गहराई में जाना होता है और हमें चीजें समझना होता है। अगली जो चीज है, कलेक्ट स्टडी मटेरियल, यानी आपके पास बहुत अच्छी अध्ययन सामग्री मौजूद होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल मौजूद होना चाहिए, चाहे वो रेफरेंस बुक्स हो, चाहे वो नोट्स हो, या आपने कहीं से इंटरनेट से कुछ चीजें कलेक्ट की हो। तो जैसे हमारी बुक्स हैं, या हमारी प्रीलिम्स फाइटर बुक्स हैं, या हमारे मेंस के नोट्स हैं, तो वो आपके पास कलेक्ट होने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको चीजें करनी होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह से बनाइए कि आपका सिलेबस थॉरली पूरा होना चाहिए, आप सिलेबस के हर पॉइंट से गुजरने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। ये मैंने इसको बेस पे इसलिए रखा है क्योंकि इस पिरामिड का बेस है। अगर आपने जो पढ़ा है, मेंस एग्जाम पूरा राइटिंग बेस एग्जाम है, अगर आपको लिखने का अभ्यास नहीं है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और रिवीजन राइटिंग के थ्रू नहीं करते हैं, तो इस एग्जाम में आप देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें जानना आसान है, लेकिन 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसको लिखना, उसका फ्रेम करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर आप 1750 मार्क्स पर अपनी कमांड करना चाहते हैं, तो आपके अंदर आंसर राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। बहुत जल्दी मैं आंसर राइटिंग का एक देश का सबसे बड़ा बैच लेकर आ रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस बैच के साथ जुड़ेंगे और बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नई चीजों को समझते हैं, और वो है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अब तो सवाल ये रहा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें पता चल गया ऐसे क्या है, लेकिन अगर आप स्टडी टेक्निक्स, यानी समय कम है, आपको परफॉर्म ज्यादा करना है, तो आपको स्मार्टर वे पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, यानी कम समय में जिसका इंपैक्ट ज्यादा हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से, वो आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स मेकिंग, जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट नोट्स बनाना, यानी कम से कम शब्दों में, जो हम सिखाते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, LWMI, यानी वो विजुअलाइजेशन बेस्ड नोट्स होने चाहिए, कम वर्ड्स में होना चाहिए, एक
ही पेज पे ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप चीजों को कलेक्ट कर सको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपके डेली रूटीन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आप यहां पर बहुत ध्यान दें कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। और अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा आंसर राइटिंग का इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स आंसर आप करिए। हम पिछले 15 सालों के क्वेश्चन को कवर करने की यहां कोशिश कर रहे हैं। अब आप आ जाते हैं फाइनल टिप्स और मोटिवेशंस पे, क्योंकि ये एग्जाम लंबा है। ये एग्जाम बहुत ही ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको कई बार डाउट क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि जब आप इसकी तैयारी करें तो आप इन 3 बातों का बड़ा ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना मोटिवेशन मेंटेन करके नहीं चल पाएंगे तो इस एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और पहली चीज है कंसिस्टेंसी। ये मैंने देखा है और मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि इस एग्जाम में आज भी कछुआ ही जीतता है। यानी इस कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। तो जो मैंने 3P फॉर्मूला दिया था वो यहां पर काम आएगा। 3P फॉर्मूला। 3P का मतलब होता है, फर्स्ट P मींस पेशेंस। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप इस एग्जाम की तैयारी में उतरे हैं, कोई ये 2-4 दिन का एग्जाम नहीं है। इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है कंपटीशन के बेस पर। दूसरा P का मतलब होता है पेशेंस, धैर्य रखिए, प्रैक्टिस करिए, और परसिस्टेंस यानी कि जो है लगातार इंप्रूवमेंट करिए। तो परसिस्टेंस जो है इसका तीसरा सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो कंसिस्टेंसी यानी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको लगातार करते रहिए, उस पर लगातार काम करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपके मेंटर्स आपके साथ जुड़ते हैं, मैं आपके साथ जुड़ता हूं। हम 365 दिन का एक प्लान देते हैं जहां डेली टू डेली आपको क्या पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं। हम लगातार इस पर विचार विमर्श करते हैं और आपको एक गाइडेंस मिलती है। अगर आप अपना फ्री सेशन बुक करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से यहां नंबर लिख देता हूं, 8750711100। इस नंबर पर कॉल करके आप फ्री सेशन मेरे साथ और मेरे मेंटर के साथ बुक कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं पीयर सपोर्ट की, यानी आपके पास दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां आप अपने क्वेश्चंस एक्सचेंज कर सको, आंसर एक्सचेंज कर सको, एक दूसरे को उसके आंसर सुना सको, रिवीजन कर सको, और सभी लाइक माइंडसेट के होने चाहिए। यानी उनके अंदर एक तरह से एक अंदर जील होनी चाहिए। आपके ग्रुप में ध्यान रहे कोई ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो निगेटिव बात करता हो, जो बहस करता हो बेवजह, या ग्रुप डिस्कशन को वो अलग डायरेक्शन में लेकर जाता हो। ऐसा कोई मेंबर गलती से भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को बड़ी सावधानी से चुनें जिनका लक्ष्य एक हो, जिनका मोटिवेशन एक हो, और वो मिलकर जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें। अगली इंपॉर्टेंट चीज है और जिस पर स्टूडेंट बहुत ध्यान नहीं देते वो होता है अपने वेलबींग का ध्यान रखना, जिस पे हम गुरुकुल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ओजांग गुरुकुल कैंपस नोएडा में है और आपने देखा कि सुबह मेडिटेशन 7 बजे, अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे सुबह 7 बजे आप मुझे मेडिटेशन की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद गुरुकुल में जो है वो ध्यान प्राणायाम की क्लासेस होती हैं, योग की क्लासेस होती हैं, और उनके खाने पीने के इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट को इस पूरी जर्नी में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ खराब हुई तो आप कंसिस्टेंसी, जो हमने वहां पहला पॉइंट डिस्कस किया था, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप बीमार रहेंगे, पढ़ाई छूट जाएगी और धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मूवमेंट आएंगे जब आप तनाव में होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आप दबाव में होंगे और आपको खुद को बकअप करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग, राइटिंग, गुरुकुल में हम ये सारी चीजें कराते हैं जहां डायरी राइटिंग से लेकर तमाम चीजें की जाती हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा यहाँ पर कि अगर आप भी गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप कॉल करके मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे साथ आईएएस विद ओजांग सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं।
फेसबुक आईएएस विद उजांग सर से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उजांग सर के नाम से मेरा चैनल है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे काउंसलर से साथ जुड़ना चाहते हैं, 8750711100 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास की गाइडेंस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपका गाइड उजांग, तब तक के लिए मिलता हूं फिर किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।